हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है एक बार क्रॉन्च एकेडमी के हिस्टोरी प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, कल तक जो हमने देखा था कि लास्ट में 58th अमेंडमेंट के द्वारा कि संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी संविधान का जो मूल भाग है वो अंग्रेजी में लिखा गया था, तो उसका हिंदी अनुवाद किया जा सकेगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। उसके बाद बोला गया कि संविधान के किसी भी भाग अनुसूची का हिंदी में अनुवाद किया जा सकेगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय हिंदी में भी प्रकाशित हो सकता है, अर्थात उसका हिंदी में रूपांतरण किया जा सकता है। इसके आगे आज जो हम पढ़ेंगे कि संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। संविधान के अंदर हमने देखा था कि 395 अनुच्छेद है, मूल भाग के अंदर भाग 22, भागों की संख्या कितनी थी? 22, अनुसूची 8 थी, पर वर्तमान में कितने हैं? 470 तो अनुच्छेद है अपने पास में, और भाग कितने हैं? 25, और अनुसूची कितनी है? 12। पर मूल भाग के अंदर कितने थे? 395 अनुच्छेद, अनुसूची 8, और भाग कितने थे? 22। तो आज हम इन भागों को 25 भागों को कंप्लीट लिखेंगे। उसके अलावा संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उसके अलावा अनुसूची किसके अंदर किसकी शपथ का प्रारूप का उल्लेख मिलता है, किसके अंदर व्यक्तों का उल्लेख मिलता है, किस प्रकार से राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है, पंचायत, नगर पालिका, जितनी भी अनुसूची वर्णित है वो आज सब हम इसके अंदर डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो चलो चालू करते हैं। आज हम चालू करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। क्या प्रमुख विशेषताएं? संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं? तो सबसे पहली विशेषता तो क्या है कि हम ये बात जानते हैं कि संविधान जो हमारे भारत का है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? सबसे लंबा लिखित संविधान। अतः संविधान को भी दो भागों में विभक्त किया गया, एक तो लिखित संविधान में और अलिखित संविधान के अंदर। तो संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान होगा। संविधान को दो भागों में विभक्त किया गया, लिखित संविधान जो कि अमेरिका संविधान से प्रेरित है, और अलिखित संविधान जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो लिखित और अलिखित दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो भाग है? एक तो लिखित और एक अलिखित भाग। लिखित और अलिखित भाग, ठीक है, लिखित और अलिखित भागों में विभक्त किए गए। इसके बाद में हम देखेंगे कि लिखित भाग हमने किससे लिया है? अमेरिका से, यूएसए से, और जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। किसके? ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, और लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारा संविधान है वो नम्य और अनम्यता का जुड़ाव रूप है। अर्थात नम्य अर्थात संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, अर्थात अर्ध लचीला कठोर जो हमारे संविधान की क्या है? प्रकृति है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान की प्रकृति। दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान की प्रकृति, जो क्या है? नम्य व अनम्य का भाव। नम्य व अनम्य का अभाव। अनम्य का जुड़ाव, अर्थात संविधान लचीला और कठोर है। अर्थात संविधान लचीला व कठोर। अर्थात संविधान क्या है? लचीला और कठोर है। इसके बाद में संविधान के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात भी बोली गई है। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास में? संविधान के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहली बात क्या बोली गई थी कि संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात प्रत्यक्ष चुनाव की बात इसके अंदर बोली गई है। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब
कि जनता के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसके अंदर जो मतदान करने की उम्र थी जो सर्वप्रथम 21 वर्ष की गई थी। तो सर्वप्रथम मतदान की उम्र कितनी थी? सर्वप्रथम मतदान की उम्र, मतदान की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। फिर एक संविधान संशोधन होता है अपने पास में। संविधान संशोधन के द्वारा ये बोला गया, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा ये बोला गया कि जो 21 वर्ष की उम्र है उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। 21 वर्ष उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से उम्र घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम से? 61 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई, जो कि मतदान की उम्र थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात भी इसके अंदर बोली गई है। इसके बाद में हमारे संविधान के अंदर जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ हो रहे शोषण के विरुद्ध कोर्ट में जाने का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। उसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। तो ये सब किसके अंदर मिलते हैं? हमें मौलिक अधिकार के अंदर मिलते हैं। हमें प्रेस एवं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। दोष सिद्धि के अपराध में संरक्षण का अधिकार भी हमें मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित मिलता है, जो कि संविधान के किस भाग के अंदर है? भाग 3 के अंदर है। जो भी हम भाग लिखेंगे पूरे 25, तो उसके अंदर पूरी डीपली पढ़ेंगे अपन। तो मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स। फिर इसके बाद में हम देखेंगे ये किस भाग के अंदर है? भाग 3 के अंदर है, संविधान के भाग 3 के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे भाग 5, मतलब 5वीं विशेषता। भाग 5 नहीं, 5वीं विशेषता क्या है? डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी जो हम बात करेंगे। अब अगली किसकी बात करेंगे? डीपीएसपी की। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इसके अंदर बोली गई है। ये किस भाग के अंदर है? भाग 4 के अंदर। संविधान के भाग 4 में इसकी वर्णन की अभिव्यक्ति को में देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके अनुच्छेद जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से 51, और जो ऊपर वाले के आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णित है, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है। तो ये किसके अंदर है? डीपीएसपी की हमने बात करी। किसकी बात करी? डीपीएसपी की, डीपीएसपी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारे पास में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। टोटल हमें जो मूल कर्तव्य है जो भाग 51A के अंदर मिलते हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वो हम आगे जब डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा है वो है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज
जब अब हम इसके आगे जब भागों की चर्चा करेंगे तो ये सब आपने सुना हुआ होगा, तो आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा कि अब आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम भागों के 22 के बारे में चर्चा करेंगे, जो टोटल 25 भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मूल संविधान में भाग 22 थे, उसकी भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद 8 अनुसूची में किसकी शपथ का उल्लेख है, किसके वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है, सारी चर्चा हम बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन के अंदर करेंगे। तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में है, इसके लिए पूरा ही एक अलग भाग भी जोड़ा गया और आर्टिकल भी जोड़ा गया। तो ये भाग 4A के अंदर है हमारे पास। किस में है? भाग 4A के अंदर है, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A के अंदर ही हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। किस संविधान किसकी सिफारिश पर लिया गया था ये? तो ये लिया गया था हमारे पास में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। किसकी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी हमारे पास, तो ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी कमेटी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति अपने पास थी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A और आर्टिकल 51 इसके लिए अलग से जोड़ा गया था। इसके बाद हम देखेंगे अगला, आपातकालीन प्रावधान। क्या है? आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे देश में कभी भी सैन्य विद्रोह या फिर सशस्त्र विद्रोह या किसी भी बाहरी देश के द्वारा किए गए आक्रमण के विरुद्ध जब आपातकाल लगाया जाता है, अर्थात इमरजेंसी लागू की जाती है, तो किस संविधान के अनुच्छेद के अंदर है? ये भी हमारे संविधान की क्या है? विशेषता है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस ये भी 3 भागों में विभक्त है और 3 अनुच्छेदों के अंदर इमरजेंसी प्रोविजंस का हमें उल्लेख मिलता है। सबसे पहला उल्लेख मिलता है हमको आर्टिकल 352 के अंदर। तो आर्टिकल 352 के अंदर जो बात बोली गई है वो ये बात बोली गई है कि इसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात बोली गई है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल मतलब पूरा देश किसी भी संकट की स्थिति से जूझ रहा है, तो किसके अंदर मिलेगा? हमें आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो हमारे पास है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंदर जो बात बोली गई है वो बात बोली गई है हमारे पास में राष्ट्रपति शासन की। किसकी? राष्ट्रपति शासन की। जब भी किसी राज्य के अंदर या तो विद्रोह हो जाता है या सरकार विधानसभा भंग हो जाती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर उस राज्य में क्या लागू कर देता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। राष्ट्रपति शासन किसके अंदर बोली गई है? आर्टिकल 356 के अंदर ये बात बोली गई है। इसके बाद जो अगली बात बोली गई है वो हमारे पास आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 के अंदर। तो आर्टिकल 360 के अंदर जो हमें बोला गया है वो ये बोला गया है कि हमारे पास जो शासन है वो वित्तीय आपातकाल लगेगा। अगली में आर्टिकल 360 में क्या लगेगा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अर्थात देश की जो संसद संचित निधि कोष है, संसद की संचित निधि कोष, संचित निधि कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर जब वो स्थिति, अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति आज तक तो कभी भारत में उत्पन्न नहीं हुई है, परंतु अगर हो जाती उत्पन्न तो आर्टिकल 360 के द्वारा भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है हमारे पास में, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। फिर इसके बाद हम बात करें राष्ट्रपति शासन की यानी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल की। प्रेसिडेंट के रूल के बाद में हम बात करें वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात इसके अंदर की गई है। फिर अब हम डायरेक्ट चालू करते हैं कि हमारे पास में संविधान के जो मूल भाग है उसमें कितने भाग है? 22, जो संविधान का मूल स्रोत था उसके अंदर। और वर्तमान में भागों की संख्या कितनी है? 25। परंतु हम पूरे 25 भागों को एक एक करके लिखेंगे, उनके अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं की गई है उसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।
तो संविधान में भागों की संख्या, सबसे पहले भागों की संख्या, किसकी संख्या? भागों की संख्या, भागों की संख्या। तो मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22। मूल संविधान के अंदर कितनी है? 22। ठीक है, परंतु वर्तमान में, किसमें? वर्तमान के अंदर, वर्तमान में 25 भागों की संख्या कितनी है? 25। तो अब हम एक एक करके चालू करते समझना कि भाग 22 है मूल के अंदर और वर्तमान में कितने? 25 भाग। ये 25 भाग आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करवा दिए जाएंगे जब हम क्लास में देखेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के एकाग्रचित्त मन होकर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंप्लीट बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए हम चालू कर रहे हैं पहला भाग। ठीक है, तो भाग 1, सबसे पहले भाग 1 यानी पार्ट 1 की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप सबसे पहले भाग 1 से चालू करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा देश आता है। तो देश के अंदर क्या है? राज्य। राज्य के अंदर क्या है? उनकी सीमाएं, यानी संघ और राज्य क्षेत्र की बात किसमें की गई है? भाग 1 के अंदर की गई है कि किस प्रकार सबसे पहले हमारा देश आएगा, उसके अंदर राज्य क्षेत्र की बात की जाएगी। तो सबसे पहले संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र। और इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित है। आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, टेरिटरीज, एक सेकेंड, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये किस भाग के अंदर बोली गई है? भाग 1 में कि संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक वर्णित है। और यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा अगला भाग है वो है भाग 2। कौन सा भाग है? भाग 2। तो संघ और राज्य क्षेत्र अगर है तो संघ के अंदर कौन निवास करेगा? नागरिक। नागरिकों को देश में रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नागरिकता। नागरिकता यानी सिटीजनशिप की आवश्यकता होती है। तो उसका वर्णन हमें किस में मिलेगा? भाग 2 के अंदर मिलेगा। तो भाग 2 के अंदर है हमारे पास में नागरिकता। क्या है? नागरिकता यानी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितना है हमारे पास में? आर्टिकल 5 से लेके 11 तक वर्णित है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक वर्णित है क्या? संविधान के अंदर भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, अब अगला भाग पे हम चलते हैं। जो अब हमारा अगला भाग है, ठीक है, वो है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार, जो हमारा क्या है? भाग 3 है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी होता है फंडामेंटल राइट्स। अगर नागरिक देश के अंदर निवास कर रहे तो उन्हें कुछ ऐसे अधिकार भी चाहिए होंगे कि वो स्वयं अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय ले सके या अपने हो रहे खिलाफ अन्याय या शोषण के विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही कर सके। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? मौलिक अधिकार की हमारे पास में। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान के किस भाग के अंदर मिलेंगे? हमें संविधान के भाग 3 में मिल रहे हैं हमारे पास में। इसके जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे पास में। किसमें? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का उल्लेख हमें मिलेगा। फिर इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे भाग 4 की, तो हमारे पास में जो भाग 4 आएगा वो हमारे पास में आएगा मौलिक अधिकार के बाद में डीपीएसपी। डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भी मैंने आपको संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात राज्य अपने स्तर पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगा। राज्यों को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमें वर्णित मिलता है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, क्योंकि 35 तक तो हमारे पास में क्या है, मूल अधिकार, उसके बाद में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम जो बात करेंगे अगली, वो है हमारा भाग 4A। अब 4 के बाद डायरेक्ट ये नहीं कि 5 आएगा, 4A भी आएगा, जो मैंने आपको अभी बताया था, मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके लिए आर्टिकल 51A पूरा अलग जोड़ दिया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो हमारे पास में जो अगला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, पार्ट 4A। ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य हमारे पास में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और इसका जो पार्ट है हमारे पास में 4A हो गया है, आर्टिकल है इसके लिए पूरा अकेला अलग 51A। कौन सा आर्टिकल है, 51A आर्टिकल की बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से नंबर का था, 4A नंबर का था। इसके बाद में हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, तो अगली स्लाइड पे जो हम बात करेंगे पार्ट 5 की, कौन सी की, पार्ट 5 की हम बात करेंगे, पार्ट 5 की। ठीक है, तो अब ये पूरे संविधान के अंदर सबसे बड़ा भाग, अर्थात इस भाग के अंदर ये सबसे ज्यादा अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। ये चालू होगा 51 हम पढ़ चुके हैं, तो ये चालू होगा 52 से लेकर 151 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो भाग 5 के अंदर खास से चालू होगा, आर्टिकल 52 से चालू होगा। ठीक है, तो भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। ठीक है, और इसके अंदर संघ सरकार का उल्लेख हमें देखने को मिलेगा। किसका उल्लेख देखने को मिलेगा, संघ सरकार, यानी यूनियन गवर्नमेंट। जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है वो किस प्रकार से राज्य करती है, राज करती है, उस प्रकार से। ठीक है, तो संघ सरकार की बात बोली गई है इसमें। किसकी बात बोली गई है, संघ सरकार की बात, यानी यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की बात इसके अंदर बोली गई है, यूनियन गवर्नमेंट की बात इसमें बोली गई है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की बात बोली गई है। इसके बाद में जो हम अगली बात करेंगे हमारे पास में, वो करेंगे पार्ट 6 की बात। ठीक है, तो अब देखिए याद रखिएगा, S4 क्या होता है, 6, तो S4 ही क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट। हमने अभी ऊपर संघ सरकार की बात करी, तो संघ के अंदर क्या आता है, राज्य, तो राज्य गवर्नमेंट। S4 6, S4 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी राज्य सरकार, राज्य सरकार। और राज्य सरकार का जो आर्टिकल है वो 151 पे खत्म हो रहा है, तो किससे चालू होगा, 151 से लेके 237 तक। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति का। आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है, राष्ट्रपति से। और आर्टिकल 151 समाप्त हो जाता है केग पर। तो आर्टिकल 152 किससे चालू होगा, अगर ये राष्ट्रपति से चालू हो रहा है, संघ राष्ट्रपति से चालू होता है, तो राज्य सरकार किससे चालू होगी, राज्यपाल से। तो आर्टिकल 152 के अंदर हमें किसका उल्लेख मिलेगा, राज्यपाल का, कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। ये हमें किस में मिलेगा, आर्टिकल 152 के अंदर, जो पार्ट 6 है हमारा। उसके बाद में हम अगला देखेंगे, जो हमारे पास पार्ट है वो है हमारे पास में अगला पार्ट, पार्ट 7। कौन सा पार्ट है, पार्ट 7। ठीक है, अब पार्ट 7 को क्या है, निरस्त कर दिया गया था कंप्लीट। पार्ट 7 है ही नहीं, इसको माना ही नहीं जाता है, तो पार्ट 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त, यानी ये क्रॉस का चिन्ह इसमें लगा दिया गया था। और इसका जो आर्टिकल था वो 238 था। क्या था, 238, इसको भी क्रॉस कर दिया गया कंप्लीटली। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 7 तक पहुंच चुके हैं। अब अगली पार्ट पे हम चल रहे हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास में, पार्ट 8। पार्ट 8। ठीक है, तो अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे देश में 28 तो राज्य है, और उसके अलावा 8 क्या है हमारे पास में, 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात भाग 8 के अंदर यूनियन टेरिटरीज की बात बोली गई, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली गई। ठीक है, तो हमारे पास में जो अगला भाग है वो क्या है, यूटी, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 239 से लेके 242 तक।
239 से 242 तक। किसकी बात बोली गई है? भाग 8 की बात बोली गई है हमारे पास में। फिर ठीक है, हमारे पास अगले भाग पे हम चलेंगे। तो ये किसकी बात बोली गई? यूटी, यूनियन टेरिटरीज की, यानी केंद्र शासित प्रदेश। किसकी? केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, अब हम अगले उस पे चलेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा अलग कलर ले लेंगे एक बार। ठीक है, आपको दिख रहा है? ठीक है, फिर इसके बाद में हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारा अगला पार्ट है 9वां पार्ट। ठीक है, 9th। तो 9वें भाग में हमारे देश की पंचायतों की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? पंचायत की बात बोली गई है। तो पार्ट 9 के अंदर जो बात बोली गई है, किसके अंदर? पार्ट 9 के अंदर। तो पार्ट 9 के अंदर बात बोली गई है पंचायतों की। पंचायतों की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? पंचायतों की बात बोली गई है। पंचायत, पंचायत किस स्तर पर होती है? ग्राम के स्तर पर, यानी गांव के स्तर पर पंचायत। गांव में लोग जो 5 पंच बैठकर जो बातचीत करते हैं उसको क्या बोला जाता है? पंचायत बोला जाता है हमारे पास में। अभी हमारे देश के अंदर तो पहले थी नहीं, पर इसका जो इतिहास है वो हम थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो 1960 की बात है। नागौर के बगदरी गांव के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नागौर का बगदरी गांव राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो 1960 के अप्रोक्स की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नागौर के बगदरी गांव में, परंतु इसे संवैधानिक रूप जब नहीं मिला था। नागौर बगदरी गांव, ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्था नागौर के बगदरी गांव में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम क्या की गई? स्थापना की गई। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए आप। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बात बोली गई है वो ये बात बोली गई है हमारे पास में, नागौर के बगदरी गांव के अंदर। ठीक है, सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। किस भाग में? भाग 9 के अंदर पंचायतों में उल्लेख मिलता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर के बगदरी गांव में। इसके बाद में हमारे पास क्या हो गया? भाग 9। पर ये किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको अधिनियम की मान्यता प्राप्त हुई थी और किसके द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया? उस अधिनियम का नाम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर। ठीक है, कब? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73rd अमेंडमेंट, CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 1992 के अंदर। और हम एक बात वो जानते हैं कि हम पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। ठीक है, और इसके अलावा 24 अप्रैल 1973 एक डेट और इम्पोर्टेंट है। क्या? 24 अप्रैल 1973। वो क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर ये बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है। ठीक है, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा अभी तक? भाग 9 तक। पहले एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ा। हमने चालू करा था प्रमुख विशेषताओं के अंदर से। तो सबसे पहले कि संविधान सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान होगा। 2 प्रकार से भागों में विभक्त किया गया, एक तो लिखित और एक अलिखित। तो लिखित का जो संविधान है वो हमारा किससे प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित था। और अलिखित संविधान जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है हमारे पास में। फिर इसके बाद हमने देखा कि संविधान की प्रकृति क्या होगी? नम्य व अनम्य का जुड़ाव होगा, अर्थात संविधान क्या होगा? लचीला और कठोर माना जाएगा। इसके बाद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात बोली गई। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
अधिकार अर्थात प्रत्यक्ष रूप से चुनाव, जनता ही अपने प्रतिनिधि को वोट देकर चुनेगी। तो उसमें सर्वप्रथम मतदान की उम्र कितनी की गई थी कि 21 वर्ष से अधिक उम्र के ही मतदान कर सकेंगे। परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष की उम्र घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई थी हमारे पास में। 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई थी हमारे पास में उम्र घटाकर। इसके बाद में हमने अगला देखा कि कौन सी विशेषता है, मौलिक अधिकार की हमारे पास में विशेषता है। तो मौलिक अधिकार की जो हमारे पास में विशेषता है वो है भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। उसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात बोली गई है, अर्थात राज्यों को भी अधिकार है अपने स्तर पर कानून बनाने का। उसमें बात बोली गई है भाग 4 के अंदर आर्टिकल से 36 से लेकर 51 तक की बात बोली गई है। और छठा मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज यानी भाग 4A और आर्टिकल 51A के अंदर इसकी बात बोली गई है। ये किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस बात को बोला गया था। ठीक है, इसके बाद में हमने अगला क्या देखा, आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस 3 भागों में विभक्त है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल। जब राज्य में विफल हो जाता है कोई भी शासन, अर्थात या तो विधानसभा गिर गई या वहाँ पर सरकार गिर जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य में क्या लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। उसके बाद में आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। मैंने आपको पहले भी वर्णन किया था कि संविधान की जो हमारी संसद की संचित नीति कोष है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके अंदर अगर वित्तीय संकट आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल। हालांकि भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देख रहे भागों की संख्या कितनी थी मूल संविधान में, भाग 22 थे। उसके बाद वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग है। और 25 भाग के अंदर हमने चालू करा था सबसे पहले पहला भाग। तो पहले भाग में हमने देखा संघ और राज्य क्षेत्र। सबसे पहले हम रहे किस देश के अंदर है तो उसकी भाग की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम रहे किस में रहे, संघ और राज्य क्षेत्र के अंदर। किसमें, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन मिलता है। फंड ये क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात इसके अंदर बोली गई है। उसके बाद भाग 2, अब अगर देश है तो देश में कौन रहेगा, नागरिक। नागरिकों को देश में रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, नागरिकता। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमें वर्णन मिलता है। इसके बाद हमने देखा मौलिक अधिकार। अगर नागरिक देश के अंदर निवास कर रहे तो उन्हें कुछ अधिकार भी प्रदान किए जाने होंगे जिसके वे शोषण के विरुद्ध अपने कदम उठा सके, या उन्हें कुछ ऐसे अधिकार जिससे वे स्वयं स्तर पर निर्णय ले सके। तो उसका वर्णन हमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मिलता है। उसके बाद में डीपीएसपी, जो मैंने आपको पहले भी वर्णन करा था संविधान की विशेषताओं में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसके बाद में भाग 4A यानी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A के अंदर इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में भाग 5 आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक की बात बोली गई है। तो आर्टिकल 52 में हमें किसका उल्लेख मिलता है, सबसे पहले राष्ट्रपति का और संघ सरकार की यानी केंद्र सरकार की बात बोली गई है। इसके बाद में हमने आया भाग 6, तो एस फोर क्या होता है, 6, तो एस फोर क्या, स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी बात, केंद्र सरकार के नीचे कौन सी सरकार होती है, राज्य सरकार। तो आर्टिकल 52 से 151 पे चालू हुआ, तो राज्य सरकार कहाँ से चालू होगी, आर्टिकल 152 से चालू होगी, 152 से 237 तक। ठीक है, और आर्टिकल 152 में क्या मिलेगा, राज्यपाल। अगर आर्टिकल 52 में हमें राष्ट्रपति मिल रहा है केंद्र के स्तर पर, तो आर्टिकल 1 से 52 में राज्यों के स्तर पर किसकी घोषणा की गई है, राज्यपाल की घोषणा की गई है। राज्यपाल यानी गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल यानी क्या, गवर्नर। फिर इसके बाद में हमारे भाग 7 पे, तो भाग 7 को तो क्या है, निरस्त कर दिया गया था, यानी आर्टिकल 238 को भी क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। इसके बाद हमने देखा भाग 8। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मल कि हमारे देश में राज्यों की संख्या है 28, तो 8 किसकी संख्या है, यूटी की यानी केंद्र शासित प्रदेश की। तो भाग 8 में हमें किसका वर्णन मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश का, जो आर्टिकल किसमें 239 से 242 तक। इसके बाद में पार्ट 9 यानी भाग 9 की बात बोली गई है, तो क्या है, पंचायत। पंचायत यानी 5 गांव के जो 5 लोग बैठकर जो बातें करते हैं उनको क्या बोला जाता है,
पंचायत। इसकी जो शुरुआत है वो नागौर के बगदरी गांव से सबसे पहले किसने करी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पर जब इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी, इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। इसको अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन को मान्यता प्राप्त दी गई। इसके बाद 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसके बाद 24 अप्रैल 1973 को एक भाग हो रहा था कि केशवानंद भारती केस जजमेंट इसी दिन हुआ था। इसके अंदर बोला गया था कि संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही भाग बोली गई थी। इसके बाद अब जो पंचायत है, तो पंचायत का उल्लेख हमें आर्टिकल 40 में भी मिलता है। किसके अंदर? आर्टिकल 40 के अंदर। मैं आपको जब एक एक आर्टिकल डीपली अपन पढ़ेंगे, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसके बारे में वहां पर विस्तार से बताऊंगा। पर अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन की बात बोली गई है। आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ भाग 9 पढ़ा है हमने। अब हम अगला चलेंगे भाग 9A। कौन सा आएगा हमारे पास में अगला? भाग 9A। एक सेकेंड, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पार्ट 9 तक। फिर अब हम अगला पढ़ रहे हैं भाग 9A, यानी पार्ट जो हम अगला पढ़ रहे हैं वो है 9A। ठीक है, तो अब देखो N4 9, तो N4 क्या हुआ? नगर पालिका यानी म्यूनिसिपालिटीज की बात बोली गई है। तो अगला क्या होगा? नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका में क्या है? म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपालिटीज की बात बोली गई है। किसके अंदर बोली गई है? नगर पालिका की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे कौन से भाग में मिलेगी हमें? भाग 9A के अंदर। किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी गई? 73 के बाद क्या आता है? 74, क्योंकि पंचायत के बाद क्या है? नगर पालिका, तो 73 के बाद 74। ठीक है, ये भी किससे जोड़ी गई है? 74th अमेंडमेंट के द्वारा ये बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, ये भी बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, इसके बाद हम चल रहे हैं इसके जो आर्टिकल है, एक सेकेंड, आर्टिकल ग्राम पंचायत में रह गए थे शायद। ठीक है, तो जो आर्टिकल है पंचायत के, वो हमें जो वर्णन मिलता है आर्टिकल पंचायतों का, वो मिलता है हमें आर्टिकल 243A से लेके, कहाँ से चालू हो रहा है? 243A से लेके 243O तक। ठीक है, ये हमें याद रखना है। 243A से लेके 243O तक हमें किसकी बात को चर्चा मिलेगी? पंचायतों की। इसके बाद में हमने क्या देखा था? नगर पालिका। तो नगर पालिका 243P। ठीक है, तो ये अगले चल जाएगी 243ZH, यानी ZG तक की ये बात बोली गई है इसके अंदर। 243P से लेके 243ZG जो भी है, मतलब लास्ट यही है, ZE के बाद ZD तक, यहाँ तक की बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद हम अगले पार्ट पे चलेंगे। जो अगला पार्ट हमारे पास है वो है पार्ट 9B। 9B के अंदर है सहकारी समितियाँ, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो 97th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है, साथ में थोड़े जो वो संविधान संशोधन जो भागों के अंदर किए गए उसको भी हम याद करवाने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास है वो क्या है? पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9B के अंदर बोला गया है सहकारी समिति, सहकारी समितियां। पार्ट 9B के अंदर क्या बोला गया है? सहकारी समितियां, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात बोली गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी जोड़ी गई है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 97th अमेंडमेंट। कब? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया, सहकारी समितियों को। हमारे पास में पार्ट 9B के अंदर इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? पार्ट 9B तक का कवर हो गया। इसका जो आर्टिकल है वो 243ZH से लेके ZT तक है। किसके अंदर है? ZH से लेके ZT तक का वर्णन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, किस तक का हो गया? 21 के बाद हम चलेंगे 9B के बाद हमारे पास आएगा पार्ट 10। पार्ट 10 की बात हम बात करेंगे। तो पार्ट 10 के अंदर बोला गया है अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में विशेष उपबंध की बात बोली गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति
व जनजाति। ट्राइबल, जो ट्राइबल्स की बात करते हैं हम, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपबंध, ठीक है, उसकी बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपबंध की बात जो हमारे इसके अंतर्गत बोली गई है। ठीक है, पार्ट 10। इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 11 पे। किस पे? पार्ट 11 पे। तो पार्ट 11 देखिए, एक सेंटर का एक स्टेट का, अर्थात केंद्र और राज्यों के संबंध, मध्य संबंध। एक और एक क्या होते हैं? 11। तो इनको एक अंगुली और एक अंगुली को जोड़ेंगे तो मिलके क्या बनेगा? 11। अर्थात एक हिस्सा केंद्र का, एक हिस्सा राज्य का। तो केंद्र और राज्य सरकार के मध्य संबंध पार्ट 11 के अंदर बात बोली गई है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की बात बोली गई है। इसका जो आर्टिकल है 244 और 245 के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। और जो हमारे इसके बाद का आर्टिकल है वो 245 से लेके 263 तक इसके अंदर वर्णन देखने को हमें मिलता है। इसके बाद में हम चलेंगे पार्ट 11 के बाद में। हमारे पास जो अगला पार्ट है वो क्या है? पार्ट 12। पार्ट 12, ठीक है, भाग 12 की बात बोली गई है। तो जो भाग 12 की बात हमारे पास में बोली गई है वो किसके अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है? वित्त संपदा की बात बोलने को मिलती है। 12 यानी फाइनेंशियल की बात बोली गई है। 12 से क्या होता है? बार। तो बार से क्या करी जाती है? कमाई, यानी वित्त संपदा की बात बोली गई है। भाग 12 में क्या बोली गई है? वित्त संपदा। किसकी? वित्त संपदा की बात बोली गई है। किसकी? वित्त और संपदा यानी फाइनेंशियल की बात बोली गई है। किसकी? फाइनेंशियल की। और इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 264 से लेके 300A तक हमें देखने को मिलेगा। 264 से 300A तक हमें देखने को इसके अंदर वर्णन मिलता है। 300A यानी जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो पहले की मूल अधिकारों में सम्मिलित था उसको निरस्त करके कहाँ पे जोड़ दिया गया था? आर्टिकल 301 के अंदर जोड़ दिया गया था। इसके बाद हम जो बात करेंगे, एक सेकेंड, इसको भी लिख देते हैं। 44th अमेंडमेंट 1978, इसके द्वारा कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 301 का जोड़ा गया है। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? आर्टिकल 300A जोड़ा गया है हमारे पास में। ठीक है, तो कहाँ तक जोड़ा है हमने अभी तक? भाग 12 तक। इसके बाद हम अगले जो भाग की बात करेंगे वो है हमारे पास में भाग 13, पार्ट 13। ठीक है, T4 13। तो T4 क्या होगा? ट्रेड। T4 13 यानी ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार, वाणिज्य और समागम की क्या बात की गई है? स्वतंत्रता की बात इसके अंदर की गई है। यानी व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की क्या बात बोली गई है? स्वतंत्रता की बात इसके अंदर बोली गई है। फिर इसके बाद में इसके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक की बात इसमें बोली गई है। 301 से लेकर 307 तक की बात बोली गई है। अब हमारे पास में जो अगला भाग है वो हमारे पास में है पार्ट 14। कौन सा है? पार्ट 14। ठीक है, पार्ट 14 के अंदर बात बोली गई है हमारे पास में लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विसेज की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, तो लोक सेवा की बात बोली गई है। लोक सेवा की बात बोली गई है जो किस आर्टिकल से चालू हो रहा है? आर्टिकल 308 से चालू हो रहा है। ठीक है, आर्टिकल 308 से चालू होकर ये कहाँ तक वर्णित हमें मिलेगा? 323 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। यानी पब्लिक सर्विसेज, यूपीएससी की आप जो बात करते हैं, स्टेट पीसीएस की आप जो बात करते हैं वो हमें किस में आर्टिकल में मिलेगी? आर्टिकल 314 के अंदर। और भाग कौन सा है? 14 है हमारे पास में। पब्लिक सर्विस, जिस स्टेट की आप या जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो हमें किस भाग में मिलेगी? पार्ट 14 के अंदर, लोक सेवा पब्लिक सर्विस। आर्टिकल 314 के अंदर बोला गया है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की बात बोली गई है। किस में बोली गई है? आर्टिकल 314 के अंदर। और ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवा, उसकी बात बोली गई है आर्टिकल 312 में। ये अगले पेज पे लिखते हैं हम, अगली स्लाइड पे। आर्टिकल 312 AIS यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात बोली गई है हमारे पास में। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। पार्ट 14 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम जो अगला चलेंगे पार्ट 15। कौन सा है? पार्ट 15।
इसके बाद बस भाग 22 है, तो हमारे 7 ही भाग शेष है, वो भी अभी थोड़ी सी देर में खत्म होंगे। ठीक है, पार्ट 15 हमारे पास में निर्वाचन यानी इलेक्शन की बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? निर्वाचन। निर्वाचन यानी इलेक्शन, चुनाव आयोग जो जिस प्रकार से लोकसभा राज्य विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण की जाती है, वो किस आर्टिकल के अंदर हमें देखने को मिलती है? निर्वाचन के अंदर, यानी आर्टिकल 324 से चालू होता है ये, और आर्टिकल 329 तक हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में जो अगला पार्ट है हमारा अगला जो पार्ट है, जो हमारा अगला पार्ट है पार्ट 16। क्या है? पार्ट 16। इसके अंदर है कुछ विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान, अर्थात एससी को आरक्षण विधानसभा में, एसटी को आरक्षण विधानसभा में, ओबीसी को आरक्षण। ठीक है, ये किसके अंदर है? हमें भाग 16 के अंदर देखने को मिलता है। तो कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों से संबंधित क्या है? विशेष प्रावधान है हमारे पास में। कुछ वर्गों से संबंधित क्या है? विशेष प्रावधान। किसके अंदर देखने को मिलता है ये हमारे पास में देखने को मिलता है पार्ट 16 के अंदर हमें देखने को इसका वर्णन उल्लेख मिलता है। कहाँ से चालू होता है? आर्टिकल 330 से 343 तक देखने को, 342 तक देखने को मिलता है हमारे पास में। ठीक है, ये हो चुका है भाग 16, अर्थात आर्टिकल 330 की आप बात करेंगे, 332 की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पार्ट 17 पे। किस पे? पार्ट 17 की बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 17 की बात करेंगे। देखिए आप, पार्ट 17 तो 1 + 7 क्या होती है? 8। तो आप याद करिए, मूल संविधान था, उसमें अनुसूची 8 के अंदर बोली गई है राजभाषा की बात। तो जो हमारे पास में पार्ट 17 है, उसके अंदर बात बोली गई है राजभाषा की, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की। किसकी बात बोली गई है? ऑफिशियल लैंग्वेज की बात इसके अंदर बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में पार्ट 18। कौन सा भाग? पार्ट 18। तो पार्ट 18 के अंदर बोली गई है, हमने जो अभी पढ़ा था, आपको जब इमरजेंसी होती है तो आप 108 नंबर पे फ़ोन लगाते हैं, अर्थात 108 एम्बुलेंस के लिए फ़ोन है। तो 108 से 18 आप याद रखेंगे। इसमें क्या होगा? इमरजेंसी प्रोविजन, यानी आपातकालीन प्रावधान। इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 343 से चालू है और 351 तक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस ये है आर्टिकल 352 से चालू है और 360 तक इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हमारे पास है भाग 19। कौन सा भाग है? पार्ट 19, यानी 19 की बात बोली गई है हमारे पास में। ठीक है, तो पार्ट 19 के अंदर बोला गया है प्रकीर्ण की बात। किसकी बात बोली गई है? प्रकीर्ण की बात बोली गई है। इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 361 से लेके 367 तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, पार्ट 19 के बाद में पार्ट 20 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 20 के अंदर बोला गया है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसकी बात बोली गई है। किसकी बात बोली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 368 के अंदर हमें उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, आर्टिकल 368 के अंदर हमें उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास भाग 21। ठीक है, भाग 21, इसके अंदर कुछ अस्थायी संक्रमणशील तत्वों की बात बोली गई है। अस्थायी संक्रमणशीलों की बात बोली गई है। ठीक है, अस्थायी संक्रमण की विशेषता। ठीक है, अस्थायी संक्रमण की विशेषता, जैसे 371A नागालैंड के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, 371B मणिपुर, इनके लिए क्या क्या प्रावधान अलग किए गए। और आखिरी जो भाग है हमारा वो है पार्ट 22। कौन सा भाग है? पार्ट 22। ठीक है, पार्ट 22 की जो बात है, हिंदी के अंदर जो प्रारंभ हुआ था, तो संविधान का जो मूल भाग था वो अंग्रेजी में था, तो हिंदी में वर्णित। क्या? हिंदी में वर्णित। ठीक है,
ये किसके अंदर मिलता है, भाग 22 के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आज तक हमने यहाँ से कंप्लीट करा, हमने कहाँ से चालू करा, भागों की संख्या से। तो सबसे पहले मूल संविधान में कितने थे, भाग 22, वर्तमान में कितने 25। पहला भाग था संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 104 1 से लेके 4 तक। फिर भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। उसके बाद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 तक। ये हमने किस देश से लिए, अमेरिका से लिए। हमने किससे लिए, हमारे पास में जो ये लिया गया है वो किसके द्वारा लिया गया है, हमारे पास में ये अमेरिका के द्वारा लिया गया है। ठीक है, किससे लिया है हमने, अमेरिका से लिया है, यूएसए से लिया है हमारे पास। ठीक है, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, जो हमने किस देश से लिए, आयरलैंड से। किस देश से लिया हमने, आयरलैंड से लिए। ठीक है, इसके बाद में हमने लिए मूल कर्तव्य, हमने किस देश से ग्रहण करे मूल कर्तव्य, रशिया से। ठीक है, रशिया से हमने ग्रहण करें। इसके बाद में हमने देखा भाग 6, जो कि भाग 5 आर्टिकल 52 से लेके 151 तक संघ सरकार, आर्टिकल 6 में स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की बात बोली गई। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। 8वें भाग में हमारे देश में 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, तो भाग 8 में भी किसकी भाग है, केंद्र शासित प्रदेश की। 9 के अंदर पंचायत का उल्लेख मिलता है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। उसके बाद में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती की सहायता और इसके द्वारा आर्टिकल 40 को जोड़ा गया था। इसके बाद में भाग 9 नगर पालिका, 1974वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से 93 के मध्य। इसके बाद जो हमारे पार्ट 9 भी है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद में भाग 10 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजातियों के उपबंध मिलते हैं, परंतु भाग 14A, कौन सा भाग, 14A, उसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण का, ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, इसके द्वारा 323A और 323B जोड़ा गया था। 323A, 323B जोड़ा गया। ठीक है, ये इसके अंदर जोड़ा गया था। इसके बाद में भाग 11 में एक और एक केंद्र और राज्य के मध्य संबंध की बात बोली गई है। इसके बाद में भाग 12 के अंदर वित्त और संपदा की बात बोली गई, आर्टिकल 264 से लेकर 301 तक। भाग 13 में ट्रेड, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। भाग 14 में लोक सेवा की बात बोली गई है, आर्टिकल 314 के अंदर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भाग आर्टिकल 312 में ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 15 में निर्वाचन इलेक्शन की बात बोली गई है, जो 324 से लेकर 329 तक वर्णित है। उसके बाद में भाग 16 के अंदर कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान अर्थात आरक्षण की बात बोली गई है, जो 342 तक है। भाग 17 के अंदर बोला गया है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात बोली गई है, इसके आर्टिकल है 343 से लेकर 351 तक। भाग 18 के अंदर है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन से आर्टिकल 352 से 360 तक। भाग 19 के अंदर प्रकीर्णन की बात बोली गई है 361 से 367। और भाग 20 से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो आर्टिकल 368, ये हमने किस देश से ग्रहण किया है, साउथ अफ्रीका से। किससे ग्रहण किया है हमने, साउथ अफ्रीका से। जब हम संविधान के जो बोरिंग्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा एक एक देश से हमने क्या क्या उधार लिया है वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। और जो हमारा आखिरी भाग था, भाग 21 अस्थायी संक्रमण की विशेषता, और भाग 22 में हिंदी में वर्णित। तो हमने देखा कि आज पूरे कंप्लीट 22 भाग हमने पढ़े, किस देश से क्या क्या लिया गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, ये हमने पूरे कंप्लीट 25 भाग पढ़े। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।